नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिल्पा शेट्टी मानहानि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस सूत्रों के आधार पर की गई रिपोर्टिंग अपमानजनक नहीं। पेगासस जासूसी मामले में अर्जी स्वीकार, अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जम्मू में मंदिरों पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश, हाई अलर्ट जारी। दिल्ली चलो बोर्ड में ममता दीदी हर 2 महीने पर देंगी दस्तक, 2024 के लिए दिया लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा। और अफगानिस्तान में आतंक फैला, अब पल्ला झाड़ने में जुटे इमरान खान, कहा हम तालिबान के लिए जिम्मेदार नहीं और ना ही उनके प्रवक्ता। रुक करते हैं पहली खबर का। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कई मीडिया हाउसेस के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे हो सकती है। हाईकोर्ट ने वकील से ये भी कहा कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला है और इसमें ये अदालत किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपके क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मानहानि के लिए एक कानून है। शिल्पा के वकील ने कोर्ट में कहा कि मीडिया जो रिपोर्ट छाप रहा है वो उनके बच्चों को प्रभावित करती है। उसके रोने के बारे में रिपोर्ट से पता चलता है कि वो ह्यूमन है। इस पर कोर्ट ने पूछा, अब क्या आप उम्मीद करते हैं कि अदालत बैठकर जांच करेगी कि हर एक कहानी के लिए मीडिया हाउस किन स्रोतों का हवाला देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी ऐसी चीज के बारे में जो पुलिस सूत्रों के आधार पर रिपोर्ट की गई है वो अपमानजनक नहीं है। डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे बहुत बार इस तरह के केसेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला गया है कि जहां पे लोगों ने इस चीज को चैलेंज किया है कि सूत्र के आधार पे आपने ये खबर छाप दी, तो आप बताएं कि आपका सूत्र क्या है। और हर बार जर्नलिस्टों ने, अखबार वालों ने, टेलीविजन वालों ने ये साफ साफ कहा कि ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम सूत्र नहीं बताएंगे। और ये अनएथिकल है कि मीडिया हाउसेस से आप इस बात का सवाल करें कि आपके सूत्र कौन से हैं। ये सैक्रोसेंट होते हैं जो सूत्र होते हैं, और इसलिए हर बार इस तरह के केसेस में कोर्ट ने पत्रकारों के फेवर में फैसला दिया है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के दिमाग में पैसे का, रसूख का, अपने पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स और पुलिस वालों के साथ रिश्ते का हनक होता है, उनको लगता है कि वो कोर्ट में जाकर के मीडिया का मुंह बंद करा सकते हैं। शिल्पा शेट्टी ने एक ऐसा, इसको चाल जो कह सकते हैं, वो करने की कोशिश की कि जिसमें वो तमाम तरह के, गूगल भी, सारे लोगों के ऊपर जो है आपने 25 करोड़ का जो है एक मानहानि का दावा ठोक दिया। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई खबर पुलिस के सूत्रों के जरिए छापी जाती है उसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो कोर्ट ने इस बहस के दौरान कही है, वो कही है कि डेमोक्रेसी में पत्रकारों को खबर छापने से रोका नहीं जा सकता। और आप जो मांग कर रही हैं वो मांग ऐसा है कि जिसे आप कह सकती हैं कि मीडिया को गैग करने की अनुमति कोर्ट से आप मांग रही हैं, और ये कोर्ट ये काम कभी नहीं करेगा। जी, तो शिल्पा शेट्टी जी से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या जब वो इस काली कमाई के धंधे में लिप्त थी तब उनके बच्चों पर बुरा असर नहीं हो रहा था, कि अब उनकी मानहानि हो रही है और बच्चों पर गलत असर हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में पेगासस जासूसी मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को सीजेआई एनवी रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने वरिष्ठ पत्रकार राम और शशि कुमार की याचिका मेंशन की। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शीर्ष अदालत के एक मौजूदा या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है, ताकि सरकार की तरफ से इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने की रिपोर्ट की जांच की जा सके। डॉक्टर साहब, बेवजह राय का पहाड़ क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, राय का पहाड़ बनाने में ही उस्ताद है ये विपक्ष। जहां कोई धुआं नहीं है ये आग ढूंढने पहुंच जाते हैं। और ये जो पूरा जो याचिका डाली गई है
किसका नाम आपने लिया? एन राम का। ये फ्रॉडस्टर, ये इतना बड़ा फ्रॉड पत्रकार तो हिंदुस्तान में कोई होगा नहीं। ये ऐसा पत्रकार है जो आम आदमी पार्टी को चंदे भी देता है, विपक्ष की रणनीति बनाने में जुटा हुआ रहता है। ये हिंदू अखबार का एडिटर इन चीफ है। कम से कम इन बेशर्मों को ये भी शर्म नहीं है कि पिछले केस में एन राम की जो बेइज्जती हुई है, कम से कम इसको हटा करके किसी दूसरे बेवकूफ़ को वहाँ पे खड़े किए होते याचिका डालने के लिए। एन राम ने राफेल के केस में एक बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि सनसनीखेज खुलासा किया था। कहा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज़ के जरिए और राहुल गांधी और सारा विपक्ष ये जो है बिल्कुल डांस करने लग गए थे कि ये इतना बड़ा प्रूफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में इसी द हिंदू के फ्रंट पेज की स्टोरी को पेश किया गया एज ए प्रूफ कि ये देखिए कि किस तरीके से गड़बड़ी हुई है। जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये जो एन राम जिस दस्तावेज को अपने फ्रंट पेज पे उन्होंने छापा था, मालूम चला कि वो लेफ्ट से भी क्रॉप किया हुआ था, नीचे से भी क्रॉप किया हुआ था। और जब इसकी पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से जो पूरा पेज उसका जब सामने आया तो क्या हालत हुई। राफेल के केस में इन लोगों के चेहरे पे कालिक पुती, और इस केस में भी, क्योंकि इस पेगासस सॉफ्टवेयर वाला जो पूरा जो मसला है, इसमें जिसने ये रिपोर्ट छापी वो ये कह रहा है कि ये पोटेंशियल टारगेट हो सकते थे, और आप ये कह रहे हो कि इन लोगों की कराई गई। तो जो हश्र लोया केस का हुआ, जो हश्र राफेल का हुआ, वही हश्र इस पेगासस केस का होगा। इसे पूरी तरह से उठा करके सुप्रीम कोर्ट में डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। लेकिन मूर्खता पे मुझे तरस आती है विपक्ष की। आप जब कोर्ट पहुंच गए तो फिर संसद के अंदर बवाल क्यों मचा रहे हो? आदर तो आप पॉलिटिकली इस मसले को सॉल्व कर लो, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना करके आप लोगों के बीच में जाओ, पार्लियामेंट में राजनीति करो, पार्लियामेंट का समय खराब करो, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करो। ये दोनों ही बातें ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। जी, तो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे देश का विपक्ष ऐसा है जो जहां पर धुआं ना हो वहां पर भी आग ढूंढने चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष ही ऐसे निठल्ले काम कर सकता है, जो लोग कामकाजी होते हैं वो ये सब नहीं करते। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। सीमा पार से लगातार ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने में लगे पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन भारत में बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमले की योजना बना रहे हैं। ये इनपुट मिलने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि जम्मू में रघुनाथ मंदिर, बावे लाली माता सहित सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं और रघुनाथ मंदिर पर पहले भी आतंकी हमला हो चुका है। डॉक्टर साहब, इसे 370 का बदला कहेंगे या फिर कुछ और? ये देखिए, आज तो मैं घर से चला तो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर भी मैंने देखा कि बहुत सारे जो है वो सेंट्रल फोर्सेस जो है उनकी तैनाती कर दी गई है। मसला बहुत ही सिंपल सा है। आर्टिकल 370 5 अगस्त को हटाया गया था। पहले इस तरह के अलर्ट्स जो है निकलते थे 6 दिसंबर को, जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया था। फिर ये जो पूरा का पूरा जो मसला अब जो समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से CA आर्टिकल 370, फिर ये किसान को लेकर के जो अफवाह और लोगों को भड़काने की, जिस भावनाओं के साथ खेलने की राजनीति विपक्ष कर रहा है, उसी को ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, कैपिटल टीवी के आर्काइव में उस वीडियो को देखिएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने हिंदुस्तान में किस तरह से तबाही मचाई जाए उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। उस पेपर को हमने एक्सपोज किया था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां, कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ NGOs और तमाम इस तरह के मोदी के विरोध करने वाले लोगों को एकत्रित करके वहाँ पे डिस्कंटेंट पैदा किया जाए, और इस दौरान जब वहाँ पे डिस्कंटेंट पैदा हो जाए, वहाँ पे एक अलग तरह का वातावरण बन जाए, तब आप लश्कर ए तोयबा और इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्लीपर सेल्स को आप ऑन कर सकते हैं। लखनऊ में जो आतंकी पकड़ाए थे उनका भी टारगेट यही था कि ये लोग 5 अगस्त के ये लोग कोई बड़ा साजिश को अंजाम देने वाले थे। तो ये तमाम इनपुट्स हैं
ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियां इन सारे थ्रेट्स को, कि इस चुनौती को जो है वो हैंडल करती है, और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से विपक्ष हिंदुस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति लापरवाह है। जी, तो इसके साथ साथ एक आम नागरिक को भी इस बात का ध्यान देना होगा कि वो किसी भी संदिग्ध वस्तु से दूरी बनाए रखे और खुद ही अपना ख्याल रखे। अब बात चौथी बड़ी खबर की। 5 दिनों तक दिल्ली में विपक्षी लामबंदी के बाद पश्चिम बंगाल लौटने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो हर 2 महीने पर राजधानी में धमक दिखाएंगी। 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ विकल्प बनने की कोशिश में जुटी ममता ने लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। बंगाल में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के पहले दौरे को सफल बताते हुए ममता ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों से मुलाकातें की हैं और लोकतंत्र जारी रहना चाहिए। ममता इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित विपक्षी नेताओं से मिली तो शरद पवार से फोन पर बात की। हालांकि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। डॉक्टर साहब, आखिर क्या करने की फिराक में है ममता? ममता बनर्जी दरअसल प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। प्रशांत किशोर ने उनके कान में कह दिया है कि भाई जिस हिसाब से आपने बंगाल में चुनाव जीत लिए हैं, वही खेला पूरे देश में भी किया जा सकता है और आप प्रधानमंत्री बन सकती हैं। प्रधानमंत्री की बनने की लालसा हर पॉलिटिकल पार्टी लीडर को होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी पे ममता बनर्जी चल रही है, वो आत्मघाती है। ये जिस पेड़ पे, जिस टहनी पे बैठी हुई है, उसी को वो काटने में जुटी हुई है। किन से मुलाकात कर रही हैं? सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी से क्या मुलाकात होगी कि भाई आपको मुबारकबाद, बंगाल में एक भी सीट आपको नहीं मिला, और सोनिया गांधी किस बात के लिए मुबारकबाद दे रही होंगी? क्या आप नंदीग्राम हार गए? वो गई है प्रधानमंत्री बनने की लालसा से उस महिला से मिलने के लिए कि जो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी पार्टी को तबाह बर्बाद कर चुकी। ममता बनर्जी किस खेत की मूली है? आप वहां जाकर के मिल ली, ठीक है। फिर आपने किससे मुलाकात की? तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर ली। ये दूसरा सपना देखने वाला इंसान है कि ये तो खुद को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है। तो 2014 में ही अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा था। फिर मिलने के लिए किसके पास चली जाती हैं? तो जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर इनको बनवा देंगे, शबाना आजमी, जावेद अख्तर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनवा देंगे। क्या मूर्खता है इन लोगों की। भाई एक सीट तो नहीं जितवा पाए ये शबाना आजमी और जावेद अख्तर। वो कन्हैया जेएनयू का वो गुंडा, वो वहां पे चुनाव लड़ने के लिए गया हुआ था। बेगूसराय में जाकर के इन लोगों ने कैंपेन किया, सीट नहीं जिता पाए, जबकि वो वहां का लोकल लड़का था। वहां पे जातीय समीकरण उसके फेवर में है। वहां से बाहर का आदमी आया, गिरिराज सिंह बेगूसराय के नहीं है, एक आउटसाइडर है, फिर भी ये लोग चुनाव नहीं जितवा पाए। एक एमपी सीट जो आदमी जितवा नहीं सकता, उसके दरवाजे पे ममता बनर्जी अपनी नाक रगड़ रही है कि हमको प्रधानमंत्री बनवा दो। तो होता यही है, राजनीति में आप मार्केटिंग करने वाले लोगों के चक्कर में फंसोगे तो यही हालत होगी। ये जो 5 दिन का जो दौरा था ममता बनर्जी का, ये 0 बटा सन्नाटा, टोटल फेल है और इसमें कोई भी फायदा इनसे नहीं होने वाला है। और अब अगली बार जब वो 2 महीने बाद आएंगी, अगली बार तो बड़े बड़े लोग इनसे मिलने से भी इनकार कर देंगे। मेरे इस बात को आप याद रखिएगा। जी, तो ममता बनर्जी चाहे अपनी मुलाकातों को राजनीतिक कहें या फिर गैर राजनीतिक, ममता को ये पता होना चाहिए कि अंधा अंधे को सड़क पार नहीं करवा सकता। आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका और इसके सहयोगियों की वापसी के बाद तालिबान द्वारा की जा रही कार्रवाई की जिम्मेदारी उनके मुल्क की नहीं हो सकती। इमरान ने कहा कि उनकी सरकार चरमपंथी समूह की प्रवक्ता नहीं है। अफगान मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए इमरान बोले, तालिबान जो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर अफगान शांति वार्ता को खतरे में डालने और इसे बिगाड़ने के आरोप लग रहे हैं। इमरान की टिप्पणी इसी बात को लेकर थी। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि अगर अफगान शांति प्रक्रिया में आने वाले किसी भी गिरावट के लिए उसे दोषी ठहराया गया तो वो जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले जून में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोईद यूसुफ भी पाकिस्तान की बेगुनाही की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान से तुरंत अमेरिकी सैनिकों की वापसी ठीक नहीं है, ऐसे में चेहरा बचा
बचाने के लिए पाकिस्तान पर किसी भी तरह का दोष लगाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब, सारी गंदगी फैलाकर अब इमरान खान इससे दूर भागना चाहते हैं। दूर भागने की मजबूरी है जी। मजबूरी इसलिए है कि अभी हाल में ही अमेरिकी विदेश मंत्री भारत में थे। जी। भारत की ज़मीन से उन्होंने बताया पाकिस्तान को कि भाई आतंकवादी संगठनों और उसके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। भारत एक अलग किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है। पूरी दुनिया में ये इस बात को भारत लेकर के जा रहा है कि जिस हिसाब से अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन तालिबान के साथ खड़े हो रहे हैं, उससे तो वो पूरा अफगानिस्तान जो है एक टेररिस्टों के लिए सेफ हेवन बन जाएगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई देश अगर होगा वो पाकिस्तान हो जाएगा। पूरे वेस्ट एशिया में लोग परेशान हैं, पूरा यूरोपियन कंट्रीज वो परेशान है कि भाई वो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान किसी साउथ एशिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल न्यूसेंस वहाँ पे होने जा रहा है। अगर तालिबान वहाँ पे सत्ता में वापस आ जाता है तो इसका मतलब साफ है कि वो टेररिस्टों के लिए एक सेफ हेवन बन जाएगा। और इसलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान के रोल के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन ये तो खुद ही बेइज्जती से तो पाकिस्तानी को डर नहीं लगता, डर किसी और बात की है। डर इस बात की उनको है कि अगर पूरी दुनिया में इस तरह का इमेज पाकिस्तान का बनता है तो ये तो भीख लेके कटोरा मांगने वाला मुल्क बन चुका है। तो फिर कहाँ से IMF से पैसे मिलेंगे, कहाँ से वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिलेगा, कैसे FATF की जो तलवार लटकी हुई है वो तलवार कभी हटेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ों में चारों तरफ से ये फंस जाएगा। और तो और जो मुल्क पाकिस्तान के साथ अब तक नज़र आ रहे थे वो सब के सब, हालांकि बहुत सारी दूरियां तो हो ही गई हैं, आगे चल के भी और भी जो रिश्ते जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ये टर्की और चीन, ये तीन ईवल ऑफ एक्सिस जो है वो बच के रह जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान का जो बयान आया है वो बयान छलावा वाला बयान है। वर्ल्ड कम्युनिटी को छलावा देने के लिए ये बयान दिया गया। हकीकत यही है कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो तांडव चल रहा है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों और उनके एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।